हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 भारत में संसाधन प्रकार चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, जो भी आपके थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर करें, इस पर हमने एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर देखें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा ऊर्जा के परंपरागत साधन। देखिए, ऊर्जा के परंपरागत साधन वे होते हैं जिनका अगर हम यूज़ करते हैं तो एक टाइम के बाद वो फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं होते हैं। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत, इनका अगर हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद ये फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन वे साधन होते हैं जिनका अगर हम कितना यूज़ कर लें वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, नेचर के पास अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो ऊर्जा के परंपरागत साधन वे साधन होते हैं जिनका अगर हम यूज़ करते हैं तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, और गैर परंपरागत साधन वे साधन होते हैं हम कितना भी यूज़ कर लें उनका वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा गुलाबी क्रांति। देखिए, गुलाबी क्रांति का मतलब होता है फलों के उत्पादन से, फलों के क्षेत्र में उन्नत कार्य करने से। तो हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय फलों जैसे सेब, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरा, नींबू, नाशपाती, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे ही हम गुलाबी क्रांति कहते हैं। गुलाबी क्रांति का मतलब होता है जो फल होते हैं उनकी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, उनकी गुणवत्ता में कैसे वृद्धि की जाए। तो ये हमारी गुलाबी क्रांति हो गई। उसके बाद श्वेत क्रांति। देखिए, श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध उत्पादन से। तो इस श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। देखिए, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है दुग्ध उत्पादन में। तो गुलाबी क्रांति में होता है हमारा फलों और उसके उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, और श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, दूध के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है मृदा अपरदन क्या होता है। तो बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। देखिए, मृदा अपरदन का मतलब होता है जब मिट्टी किसी भी कारणवश बह जाती है और दूसरी जगह पर कहीं भी जाकर शिफ्ट हो जाती है, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो बहते हुए जल कैसे हो सकती है? जल के भाप से भी मिट्टी बहकर जा सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान से, हवा से भी जा सकती है, जीव जंतुओं के माध्यम से भी जा सकती है, या फिर मानव की क्रियाओं से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है और वहां पर जम जाती है। उसे यही मृदा अपरदन हम कहते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है मृदा संरक्षण। देखिए, मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का बहाव या फिर कटाव, और मृदा संरक्षण यानी कि उन सब चीज़ों को रोकना, कटाव और बहाव को रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण कहलाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। देखिए, जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उसके कारण जो हमारी मिट्टी है उसका बहुत ज़्यादा दूषित हुई है, उसका बहुत ज़्यादा अपरदन हुआ है। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। इसलिए हमें मृदा का संरक्षण करना अभी अति आवश्यक है। उसका अगला टॉपिक है हमारा मृदा क्षय। मिट्टी की उर्वरकता में कमी को मृदा क्षय कहते हैं। मृदा क्षय किसे कहते हैं? मिट्टी की उर्वरकता में अगर कमी हो रही है तो वो हमारा मृदा क्षय कहलाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, इतनी टाइप की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मानव जीवन में मृदा का महत्व। हमें अपने जीवन में मिट्टी के महत्व को बताना है। देखिए, मिट्टी का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व है मृदा का, क्योंकि मिट्टी पर ही किसान अपनी फसल उगाता है और पूरे विश्व का पेट पालन करता है। संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त होता है। देखिए, हमारा जो भोजन होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं मृदा पर ही डिपेंड रहता है। जब अनाज खेत में नहीं उगेगा तो फिर कहाँ उगेगा। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व अन्य प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलते हैं। देखिए, जो हमारे कपड़े बनते हैं रेशम से, वो भी मिट्टी पर ही उगता है। जैसे भेड़ मृदा पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से जो ऊन मिलता है वो हमें मृदा से मिल सकता है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो भेड़ होती है मृदा पर उगने वाली घास खाती है और हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर निर्भर हैं, वनस्पति मृदा पर उगती है।
देखिए जो रेशम के कीड़े होते हैं वो वनस्पति पर निर्भर होते हैं, और वनस्पति कहाँ उगती है? मिट्टी पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वन उद्योग मृदा पर ही आधारित है। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। बिल कॉक्स के अनुसार, देखिए ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्रारंभ होती है। मिट्टी से ही सभी व्यक्तियों की शिक्षा प्रारंभ होती है, ऐसा बिल कॉक्स जी ने कहा। तो मृदा का हमारे जीवन में हमें महत्व बताना था। तो मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। किसान अपनी फसल मिट्टी पर उगाता है और पूरी दुनिया का भरण पोषण करता है। मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व अन्य प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मृदा पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। अगर हम बोलें कि ऊन हमें मिट्टी से मिलता है तो प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो मिल रहा है, क्योंकि भेड़ मिट्टी पर उगने वाली घास खाती है, उससे ही वो जीवित रहती है और फिर हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर निर्भर हैं और वनस्पति कहाँ उगती है? मृदा पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के भी बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि उद्योग और वन उद्योग मृदा पर ही आधारित है। इस प्रकार हमारे जीवन का मृदा महत्वपूर्ण अंग है। बिल कॉक्स जी के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्रारंभ होती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। संरक्षण यानी कि वनों का हमें बचाव करना क्यों जरूरी है, वो हमें बताना। संरक्षण करने का मतलब होता है सेव करना, बचाना। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग लगभग 25% वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास तथा कल कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई है। देखिए पहले काफ़ी ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, लेकिन हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उस जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए खेतों की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम वनों को काट कर खेत बना लिए, और घर की भी ज़रूरत होती है तो वनों को काट कर घर बना लिए गए, खेत बना लिए गए। उसके बाद जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो भी कहाँ हैं? वनों को काट कर ही बनाए गए हैं। तो इस तरीके से वनों का बहुत ज़्यादा विनाश हुआ है और पेड़ पौधों की कटाई काफ़ी ज़्यादा हुई है। फलस्वरूप अब केवल 15% भाग पर ही बन रह गए हैं। देखिए 25% से घटकर 15% पर आ गए, यानी कि 10% पेड़ काट दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा होते हैं 10%। वनों की इस कमी के कारण भू अपरदन हो रहा है, अनावृष्टि हो रही है, बाढ़ आदि समस्याएं अब मानव के समक्ष आकर खड़ी हो गई हैं। अतः वनों का संरक्षण आवश्यक है। इन कारणों की वजह से हमें वनों का संरक्षण करना है, वनों को हमें बचाना है, सेव करना है, क्योंकि जो वन है वो प्रकृति की अमूल्य देन है। स्टार्टिंग में 25% वन थे पृथ्वी पर, लेकिन अब 10% काट दिए गए हैं, तो सिर्फ 15% ही बचे हुए हैं। और देखिए मानव ने जैसे जैसे आगे बढ़ता गया है, मानव जनसंख्या बढ़ती गई और खेती के लिए ज़मीन नहीं चाहिए उन्हें, तो उन्होंने वनों के नाश कर दिए, पेड़ पौधे काट दिए। आवास के लिए घर चाहिए तो क्या किया? पेड़ पौधों को काटा और घर बना दिए। कल कारखाने अगर हमें बड़े बड़े खोलने हैं तो क्या किया गया? जंगल में ज़मीन देखी सस्ती मिल जाती है और वहाँ पर पेड़ पौधों को काट कर कल कारखाने बना दिए गए। तो ये हमारे कारण है। इस वजह से हमें वनों का संरक्षण करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका क्या है, इसे हमें बताना है। तो मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। हमारी मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा हो गई है। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। जो देखिए मृदा कटती है, मिट्टी कटती है, उसकी जो परतें बनती हैं उनके विन्यास को हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। उसके बाद ऊपरी परत को ऊपरी मृदा कहते हैं, दूसरी परत को उपमृदा कहते हैं, तीसरी परत को अपक्षैत मूल चट्टानी पदार्थ हम कहते हैं, और चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। तो ये हमारी मृदा की परतें होती हैं। उसके बाद ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा होती है। देखिए मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा हम परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा
कितने टाइप की होती है। ऊपरी परत को हम ऊपरी मृदा कहते हैं, दूसरी परत को उपमृदा कहते हैं, तीसरी परत को हम कहते हैं अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ, और चौथी परत में हम मूल चट्टानें होती हैं। तो 4 तरीके की होती है। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा होती है। वास्तविक मिट्टी कौन सी होती है? जो ऊपरी परत वाली होती है वो। उसके बाद अगला टॉपिक है खनिज पदार्थ क्या है एवं इसका महत्व हमें बताना है। देखिए, धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं जिन्हें खनिज पदार्थ हम कहते हैं। देखिए, पृथ्वी को खोदकर बहुत नीचे तक खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं, और खनिज के महत्व हमें बताने हैं। औद्योगिक विकास का आधार होते हैं खनिज। देखिए, लौह, बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, उनसे ही उद्योग का विकास होता है। कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, ये बेस हैं। लोहा और कोयला 2 ऐसे खनिज हैं जिनका बिना औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। देखिए, हर जगह पर लोहे का इस्तेमाल होता है और कोयले का भी इस्तेमाल होता है, तो इनके बिना औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों से संबंध होता है। देखिए, आप घर में आपकी मम्मी वो सोने के गहने पहनती होंगी, तो वो भी एक खनिज पदार्थ है, उसको भी खोदा जाता है, ज़मीन से निकाला जाता है। यातायात के सभी साधन, मशीनें, उपकरण, कृषि यंत्र, पेट्रोलियम से बने पदार्थ, सोना चांदी व हीरे से बने आभूषण आदि हमें खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे महत्व हो गए। सबसे पहले खनिज क्या होते हैं? धरातल में बहुत नीचे तक खुदाई करके जो हमें पदार्थ मिलते हैं वो हमारे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इनका महत्व हम देख लेते हैं। औद्योगिक विकास का आधार होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं हमारे। बिना खनिज पदार्थों के हम औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोहा और कोयला 2 ऐसे खनिज हैं जिनके बिना औद्योगिक प्रगति बिल्कुल भी संभव नहीं है। दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों से ही संबंध होता है। जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं चीज़ें, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों पर ही डिपेंड रहती हैं। उसके बाद यातायात के सभी साधन, देखिए, जो बस बन रही हैं, आपकी रेल बन रही हैं, वो क्या से बन रही हैं? लोहे से। लोहा क्या है? खनिज है। मशीनें काय से बन रही हैं? लोहे से बन रही हैं। लोहा क्या है? हमारा खनिज है। उपकरण भी ज़्यादातर लोहे से बने होते हैं। कृषि यंत्र भी ज़्यादातर लोहे से बने होते हैं। पेट्रोलियम से बने पदार्थ भी खनिज होते हैं, क्योंकि धरातल में बहुत नीचे तक खोदकर उनसे हमें पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं। डीजल, पेट्रोल, ये सब भी खनिज होते हैं। सोना चांदी, देखिए, आपके घर में बहुत सारा यूज़ होता होगा, मम्मी आपकी पहने होती होंगी सोने के कुछ आभूषण, चांदी के कुछ आभूषण, तो वो भी खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। तो हमारी डेली लाइफ भी खनिजों से संबंधित होती है। तो ये हमारे खनिज पदार्थ के महत्व हो गए। खनिज पदार्थ होता क्या बेसिकली? जो पृथ्वी में बहुत नीचे तक खुदाई करके जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं वो हमारे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा उद्यानिकी विकास कार्यक्रम क्या है। देखिए, कलम बैंक स्थापित करने सहित पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन और पूर्ति की क्षमता बढ़ाना उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। उसके बाद बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, मिट्टी एवं पत्तियों का प्रशिक्षण हेतु प्रयोगशाला, पौधशाला, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधाएं बढ़ाना, निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना, विपणन एवं निर्यात के मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करना। देखिए, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम की ये हमारी विशेषताएं हो गई, इसलिए ये जरूरी है या फिर इसलिए इसको लाया गया। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। जो वर्षा का जल है उसको हमें क्यों बचाना जरूरी है, ये हमें बताना है। तो वर्षा जल का संग्रहण का आशय है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहां वह भूमि पर गिरता है। वर्षा जल का संग्रहण क्या है कि जहां पर भी जल गिर रहा है उसी स्थान पर हमें उसको रोक लिया जाए, उसका संग्रहण कर लिया जाए। जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही होती है। जल के अन्य विभिन्न स्रोत कुएं, नलकूप, तालाब, झरनों का प्रमुख आधार भी वर्षा ही होती है। देखिए, अगर हम कहें कि वर्षा का मुख्य आधार क्या है तो वर्षा है। पानी का मुख्य आधार क्या है तो वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा से ही सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है पानी की। अगर वर्षा नहीं होगी तो कुओं में भी पानी नहीं मिलेगा आपको, ट्यूबवेल्स में भी नहीं मिलेगा, तालाबों में भी नहीं मिलेगा, झरनों में भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मूल आधार होता है पानी का वो क्या होता है? वर्षा होती है। तो इसका हमें लाभ बताने, सबसे पहला है इसे साफ करके स्थानीय लोगों की जल की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। जो वर्षा का जल है अगर हम उसको संग्रहित कर लें, एक जगह पर जमा कर लें, उसका इकट्ठा कर लें उसको, तो उसको अगर हम प्यूरिफाई करके कर लें तो जो लोगों की पीने की आवश्यकताएं या फिर जो दैनिक कार्य में पानी यूज़ होता है उसकी आवश्यकताएं हम पूरी कर सकते हैं उस जल के थ्रू। इसे वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों की सिंचाई करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। मान लीजिए किसी साल वर्षा कम हुई तो जो हमने बचाया हुआ है पानी उसका इस्तेमाल हम सिंचाई में कर सकते हैं या फिर बहुत सारे कामों में यूज़ उसको हम कर सकते हैं।
इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की स्थिति भी नहीं रहती। देखिए बाढ़ की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि जहाँ पानी गिर रहा है वहीं पर अगर हम उसे संग्रहित कर लेंगे तो जो बाढ़ वाले इलाके हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा और बाढ़ भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। इस जल का एक लाभ यह होता है कि धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है आपका, यही लाइन है कि इस जल का एक लाभ यह भी होता है कि धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर हम जहाँ पर पानी गिर रहा है वहाँ पर ही हम उसको संग्रहित कर लें तो वर्षा जल का संग्रहण होगा हमारा। अगला हमारा टॉपिक है सामाजिक वानिकी योजना क्या है। तो वृक्षारोपण की यह योजना विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है। देखिए सामाजिक वानिकी योजना वृक्षारोपण से संबंधित है और यह विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है। इसमें चल वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया गया है। तो इसके अंतर्गत सड़कों के किनारे, खेतों के किनारे, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया गया है। हर बच्चे के लिए एक पेड़, स्कूलों व कॉलेजों में यह नारा विकसित किया गया है। वन महोत्सव का प्रचार प्रसार कर फार्म वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों एवं रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई है। तो ये हमारी सामाजिक वानिकी योजना हो गई। सामाजिक वानिकी योजना वृक्षारोपण से संबंधित है और यह विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है। इसके अंतर्गत सड़कों के किनारे, खेतों के किनारे, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। हर बच्चे के लिए एक पेड़, स्कूलों और कॉलेजों में ये नारा दिया जाता है। तो ये हमारी सामाजिक वानिकी योजना हो गई। उसके बाद अगला टॉपिक है नीम के कोई 3 औषधीय उपयोग हमें बताने हैं। तो नीम का सबसे पहला उपयोग है, नीम के पत्ते तथा बीज बालों की विभिन्न समस्याओं में उपयोगी हैं। बालों की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम नीम का यूज़ करेंगे तो उनसे हम बचे सकते हैं। उसके बाद दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि पर नीम की छाल उपयोगी होती है। जो दाद, खुजली, फोड़ा, फुंसी होती है उन पर जो नीम की छाल होती है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। बसंत ऋतु में नीम के कोमल पत्तों का सेवन करने से रक्त शुद्ध होता है। जो हमारा ब्लड होता है वो प्यूरीफाई होता है अगर हम बसंत ऋतु में नीम के पत्तों का यूज़ करें तो। यह कई बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। दांतों के विकार दूर करने के लिए नीम की दातुन करनी चाहिए। तो ये हमारे औषधीय उपयोग हो गए। सबसे पहला है हमारा नीम के पत्ते तथा बीज बालों की विभिन्न समस्याओं में उपयोगी होते हैं। दाद, खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि पर नीम की छाल उपयोगी होती है। बसंत ऋतु में नीम के कोमल पत्तों का सेवन करने से हमारा रक्त शुद्ध होता है, हमारा ब्लड प्यूरीफाई होता है। यह कई बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। दांतों के विकार दूर करने के लिए नीम की दातुन करनी चाहिए। तो ये नीम के हमारे औषधीय उपयोग हो गए। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रबी और खरीफ फसल में अंतर हमें बताना है। तो पहला है हमारा, यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ शुरू होती है। रबी की फसल जो होती है वो मानसून जो ऋतु होती है उसके आगमन के साथ ही शुरू हो जाती है। यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। खरीफ की फसल कब होती है? शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। यह फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। रबी की फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। यह फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। खरीफ की फसल मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होते हैं। रबी की फसल जो होती है इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है और जो खरीफ की होती है उनका ज़्यादा होता है। इन फसलों के पकने में कम समय लगता है। जो रबी की फसल होती है उनके पकने में कम समय लगता है और खरीफ की फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। प्रमुख फसल हमारी हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली। रबी की प्रमुख फसलें हमारी कौन कौन सी हैं? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली। और खरीफ की अगर हम बात करें तो गेहूँ, जौ, चना और सरसों, ये हमारी खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। तो ये हमारे अंतर हो गए रबी और खरीफ की फसलों में। देखिए रबी की जो फसल होती हैं वो सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती हैं और जो खरीफ की होती हैं वो मार्च और या फिर अप्रैल में काटी जाती हैं। रबी की जो फसलें होती हैं वो मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू हो जाती हैं। उनकी बुआई कब स्टार्ट हो जाती है? जब हमारी वर्षा ऋतु लगती है। और जो हमारी खरीफ की फसल होती हैं वो मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। तो ये हमारे डिफरेंस हो गए रबी और खरीफ की फसल में। उसके बाद अगला है हमारा श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में संबंध। देखिए श्वेत क्रांति का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन से और पीत क्रांति का मतलब होता है खाद्य तेलों और तिलहन की फसलों से। तो श्वेत क्रांति का संबंध पशुपालन और दूध उत्पादन से होता है। पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से होता है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है।
पीली क्रांति को हम पीत क्रांति को हम पीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति का अर्थ डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि खाक करना होता है। श्वेत क्रांति का मतलब क्या होता है? डेयरी विकास कार्यक्रमों का विकास करके दूध के उत्पादन में वृद्धि करना होता है। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को हम पीत क्रांति कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, सरकार द्वारा इस क्रांति के अंतर्गत विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थायी गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया जाता है जो अधिक दूध देती हैं। ये हमारी श्वेत क्रांति का पॉइंट होगा। 1987-88 में भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। साथ ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की है। किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराकर देश की तिलहन उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये हमारा पीत क्रांति हो गया। देखिए, श्वेत क्रांति का मतलब होता है पशुपालन और दूध उत्पादन से, और पीत क्रांति का मतलब होता है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से। हरित क्रांति, हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक टाइम ऐसा था जब हमारे देश में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, लेकिन जब से हरित क्रांति आई है हमारे देश ने कृषि में बहुत ज़्यादा बुलंदियां प्राप्त कर ली हैं। वो सब किस कारण बस हुआ है? अधिक उपज देने वाले बीजों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रासायनिक उर्वरक अच्छे हैं हमारे पास, नई नई तकनीक हमारे पास आ रही हैं, नए नए बीजों का आविष्कार होता जा रहा है। तो ये हमारी हरित क्रांति हो गई। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार है। जो कथन है वो उसकी हमें पुष्टि करनी है। देखिए, मध्य प्रदेश को खनिज संपदा की दृष्टि से धनी राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। यह प्रदेश न सिर्फ बॉक्साइट तथा कोयला का प्रमुख क्षेत्र है, बल्कि हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के पूर्व तक मध्य प्रदेश राज्य खनिज संपदा के क्षेत्र में राष्ट्र में प्रथम स्थान पर था। यानी कि जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब हमारे देश में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आता था खनिज उत्पादन में, परंतु वर्तमान में झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद इसका तीसरा स्थान है। अब झारखंड पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर और हमारा तीसरा स्थान है। इस राज्य में 21 तरह के खनिज निकाले जाते हैं। हीरा उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ साथ, देखिए, हीरा उत्पादन में हमारे प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है, यानी कि सिर्फ हमारे ही प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है। साथ साथ चूना पत्थर, ताम्र अयस्क तथा स्लेट के उत्पादन में भी राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है। देखिए, चूना पत्थर, ताम्र अयस्क और स्लेट के उत्पादन में भी हम प्रथम स्थान पर आते हैं। सबसे पहला हीरा उत्पादन में तो हमें एकाधिकार प्राप्त है कि पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हीरा उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश को कैल्साइट, लेटेराइट, रॉक सल्फेट के उत्पादन में भी द्वितीय तथा मैग्नीज के उत्पादन में तृतीय स्थान प्राप्त है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है हमारा खनिज संपदा का भंडार है। हमारे यहाँ पर हीरा सिर्फ हमारे यहाँ पर ही निकाला जाता है। उसके बाद चूना पत्थर, ताम्र अयस्क और स्लेट के उत्पादन में हमारा पहला स्थान है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार है। अगला टॉपिक है हमारा वनों से लाभ। देखिए, दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ का मतलब होता है जिन्हें हम अपनी आंखों से देखकर बता सकते हैं, और अप्रत्यक्ष लाभ जिन्हें हम आंखों से देखकर बता तो नहीं सकते लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा लाभ होते हैं। तो पहला है हमारा प्रत्यक्ष लाभ। इसके पहला पॉइंट है हमारा वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ में लकड़ी की प्राप्ति। देखिए, वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वृक्षों से हमें सागौन, साल, शीशम, चंदन आदि प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट तो होगा हमारा लकड़ी की प्राप्ति। दूसरा है गौण पदार्थों की प्राप्ति। देखिए, वनों से अनेक प्रकार के गौण पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनमें बांस, लाख, शहद, चमड़ा, गोंद आदि आता है। उसके बाद आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री प्राप्त होती है। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस के कागज उद्योग, चीड़, स्प्रूस तथा सफ़ेद सनोवर से दिलाई सिलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालों पर बबूल से गोंद आदि बनाई जाती है। तो बहुत सारे जो उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चा माल प्रोवाइड करता है। उसके बाद चारागाह। वन क्षेत्र जानवरों के लिए उत्तम चारागाह स्तर होते हैं। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती हैं। रोजगार, देखिए ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वनों से 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। यानी कि अगर आप बोलें कि वन काफ़ी ज़्यादा
मात्रा में लोगों को रोजगार प्राप्त करवाते हैं तो ये गलत नहीं होगा। राजस्व की प्राप्ति, राजस्व की प्राप्ति भी सरकार को होती है। सरकार को वनों से राजस्व व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। विदेशी मुद्रा हम कमा सकते हैं वनों के थ्रू। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्यात अगर हम विदेशों में करते हैं तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो वनों से हमारे प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा लकड़ी की प्राप्ति। बहुत तरीके की जो कीमती लकड़ियाँ होती हैं वो हमें वनों से प्राप्त होती हैं, जैसे सागौन, साल, शीशम, चंदन। गौण पदार्थ की प्राप्ति, देखिए बांस, लाख, शहद, चमड़ा, गोंद, ये सब हमें वनों से प्राप्त होता है। आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री भी हमें वहाँ से प्राप्त होती है। वनों से लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस के कागज उद्योग, इन सब के लिए आधारभूत उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करता है चारागाह। देखिए चारागाह यानी कि जो पशु होते हैं उनको चरने के लिए उत्तम स्थान होते हैं वन। उसके बाद रोजगार, 7.8 करोड़ लोगों को वनों से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। राजस्व की प्राप्ति, सरकार को रॉयल्टी लगाकर बहुत सारा राजस्व मिल जाता है वनों से। उसके बाद विदेशी मुद्रा का अर्जन, जो लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, ये सब निकलता है वनों से, उनको अगर हम विदेशों को सप्लाई करें तो वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसे मिलेंगे, तो वो हमारी विदेशी मुद्रा हो गई। तो वनों से हमारे प्रत्यक्ष लाभ हो गए। उसके बाद अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ में सबसे पहला है हमारा जलवायु को सम बनाए रखना। देखिए वन जलवायु को मृदुल बनाते हैं। वन गर्मी और सर्दी की तीव्रता को कम करने में सहायक होते हैं। दूसरा है हमारा वर्षा में सहायक। वनों की नमी से उन पर से गुजरने वाले बादल नमी प्राप्त करके वर्षा कर देते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि वन जो होते हैं वो वर्षा के जो बादल होते हैं उनको आकर्षित अपनी ओर करते हैं। बाढ़ों से रक्षा, बाढ़ों से रक्षा करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं। उसके बाद रेगिस्तान के प्रसार पर नियंत्रण। देखिए सरदार पटेल ने कहा था, यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है तो मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को आवश्यक रोकना होगा। यानी कि हमें जो वन हमारे लगातार कटते जा रहे हैं उनको हमें रोकना होगा। उसके बाद भूमि के कटाव को रोकते हैं। वनों के कारण मृदा की ऊपरी सतह नहीं बह पाती है। उसके बाद उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं। वनों द्वारा भूमि की उर्वरकता में अत्यधिक वृद्धि होती है, क्योंकि वृक्षों की पत्तियां, घास व पेड़ पौधे, झाड़ियां आदि भूमि पर गिरकर व सड़कर ह्यूमस के रूप में उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। उसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य भी हमें देखने को मिलता है। वनों से देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है व देशी व विदेशी पर्यटक आकर्षित होकर वहाँ पर घूमने आते हैं। तो ये हमारे वनों के अप्रत्यक्ष लाभ हो गए। तो आपको टॉपिक क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि वनों के प्रत्यक्ष लाभ बताइए या फिर अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय सभ्यता में अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान हमें बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। तो कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें फसलों की खेती तथा पशुपालन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। देखिए कृषि में क्या क्या है, खेती और पशुपालन दोनों सम्मिलित होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान निम्न तथ्यों से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला, जनसंख्या के भरण पोषण में भारतीय कृषि से विश्व की लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण कर रही है। सबसे पहला, कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें क्या क्या आता है, खेती और पशुपालन दोनों आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान हमें समझना है। तो पहला तथ्य है उसका जनसंख्या के भरण पोषण में। तो भारतीय कृषि से विश्व की लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। उसके बाद रोजगार में योगदान, भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी अनेक लोगों को रोजगार मिला है। लोग या तो खेती किसानी में लगे हैं या फिर कृषि उत्पादों पर आधारित छोटे मोटे उद्योग धंधों में लगे होते हैं। साथ ही कृषि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की संभावनाएं छुपी हैं। देखिए अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। मान लीजिए कोई भी किसान सब्जी की खेती कर रहा है, तो उसने सब्जियाँ तोड़ी, उसके बाद मंडी में ले गए। तो एक तो सबसे पहले किसान की यहाँ से रोजगार हो गई, और कुछ मेहनती भी लगे होंगे उसको काम करवाने में, तो उनको रोजगार मिल गया। उसके बाद जब आड़त करते हैं, जो आड़त होते हैं मंडी में, उनको भी रोजगार मिल गया। उसके बाद हम्माल होते हैं, उनको भी रोजगार मिल गया। उसके बाद जो खरीद कर बेचते हैं उनको भी रोजगार मिल गए। तो कितने लोगों को कृषि से रोजगार मिलता है, एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से। उसके बाद उद्योग धंधों का आधार कृषि होता है। कृषि हमारे देश के अनेक छोटे बड़े तथा कुटीर उद्योगों का प्रमुख आधार है, क्योंकि इन उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कपास, जूट उद्योग के लिए जूट, चीनी उद्योग के लिए गन्ना। इस प्रकार देश का औद्योगिक विकास
आधार बहुत कुछ कृषि पर आधारित होता है। निर्यात व्यापार में महत्व। देखिए, भारत में विदेशी व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। चाय, तिलहन, तंबाकू, रुई, जूट, आलू, गुड़, प्याज, सूती वस्त्र, चीनी आदि अनेक वस्तुएं जिनका भारत विदेशों को निर्यात करता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है। खाद्य सामग्री की उपलब्धि। कृषि में लगभग 62.5 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, फल, विविध प्रकार के मसाले प्राप्त होते हैं। तो ये हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जान लिया। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है लोहे के प्रमुख उपयोग एवं भारत में लोहा उत्पादन वाले क्षेत्रों का हमें वर्णन करना है। तो वर्तमान में मनुष्य के उपयोग में आने वाली छोटी छोटी वस्तुएं जैसे सुई, ब्लेड, आलपिन, चाकू आदि से लेकर विशाल मशीनें, ट्रैक्टर, मोटर, वायुयान आदि अस्त्र शस्त्र सभी लोहे से ही बनाए जाते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ देखें तो उसमें यूज़ होने वाली छोटी छोटी चीज़ें या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ें में लोहे का ही उपयोग होता है। तो लोहे का प्रयोग भवन बनाने, कारखानों का निर्माण करने, वस्त्र बनाने आदि अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो मानव जीवन की प्रत्येक अवस्था को पूरा करने और सुखमय बनाने के लिए लोहे अयस्क का महत्वपूर्ण योगदान है। तो लोहे का हमें महत्व बता दिया हमने कि लोहा, अगर हम दैनिक जीवन में छोटी से छोटी चीज़ भी देखें तो भी लोहे की बनी होती है और बड़ी से बड़ी चीज़ें जैसे कि ट्रैक्टर, मशीनें, मोटर, वायुयान, रेल सब कुछ लोहे से बने होते हैं। तो मानव जीवन की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने के लिए और उसे सुखमय बनाने के लिए लोहे अयस्क का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद हम वितरण देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है हमारे देश में लोहा। सबसे पहला है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। झारखंड राज्य के सिंहभूमि की प्रसिद्ध लोहा खदानें मनोहरपुर, पसीराबुरा, बोड़ारू, नोया मंडी। उड़ीसा के मयूरगंज जिले में गुरु महिषिनी बादाम पहाड़ की खदानें प्रमुख हैं। तो सबसे पहला होगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। दूसरा है मध्य भारत क्षेत्र। इस क्षेत्र में गोवा, मध्य प्रदेश में जबलपुर, बालाघाट, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, उत्तर प्रदेश के बांदा और महाराष्ट्र में रत्नागिरी में लोहे के भंडार हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र। कर्नाटक के चिकमंगलूर, बेल्लारी, उत्तरी कन्नड़ तथा चित्रदुर्ग जिलों में, तमिलनाडु के सलेम, तिरुचिरापल्ली तथा अकराट जिलों में। उसके बाद अन्य क्षेत्र। हरियाणा के महेंद्रगढ़, हिमाचल प्रदेश के मंडी में, उत्तराखंड के गढ़वाल में, अल्मोड़ा तथा नैनीताल में, केरल के कोझिकोड में, जम्मू व कश्मीर व जम्मू, उधमपुर तथा नागालैंड में लोहे के भंडार हैं। तो ये हमारा वितरण हो गया हमारे देश में लोहे का। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है जल संसाधन के प्रमुख स्रोत तथा जल संसाधन का महत्व हमें बताना है। देखिए, जल के प्रमुख 4 स्रोत होते हैं। सबसे पहला पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। जल संसाधन के हमें स्रोत बताने हैं और जल संसाधन का हमें महत्व बताना है। तो जल के प्रमुख हमारे 4 स्रोत होते हैं। सबसे पहला पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। पृष्ठीय जल की हम स्टडी कर लेते हैं। नदियों, झीलों, छोटे छोटे जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ व झीलें, तालाब आदि हैं। पृष्ठीय जल यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर बहता रहता है वो हमारा पृष्ठीय जल होता है। भारत में कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदियों सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से भी होकर गुजरता है। अगर 100 लीटर पूरा हमारे देश में पानी है तो 60 लीटर 3 नदियों से ही होकर गुजरेगा, सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र से। उसके बाद भौम जल। भौम जल क्या होता है? वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। जब पानी गिरता है तो कुछ भाग भूमि सोख लेती है, वो हमारा भौम जल कहलाता है। इसका 60% भाग ही मिट्टी के ऊपरी सतह तक पहुंचता है। कृषि व वनस्पति में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। शेष सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अनेक चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुओं, ट्यूबवेलों, धरातल पर लाया जाता है। भौम जल नीचे चला जाता है पृथ्वी में और चट्टानों के पास एकत्रित हो जाता है। जब हम कुएं या फिर ट्यूबवेल लगवाते हैं तो उसको हम कुएं या फिर ट्यूबवेल के थ्रू बाहर ला सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा वायुमंडलीय जल। यह वाष्प के रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता है, वाष्पित होकर उड़ जाता है। उसके बाद महासागरीय जल। देश के पश्चिम, पूर्व व दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में होता है। तो ये हमारे टाइप हो गए। सबसे पहला था पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल यानी कि जो सतह पर बहता रहता है नदियों और तालाबों में। भौम जल यानी कि जब पानी गिरता है तो पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है। तीसरा है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। महासागरीय जल
जो महासागरों में पाया जाता है। इसका मुख्यतः यूज़ क्या होता है, जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में होता है। तो ये हमारा जल के प्रकार हो गए। उसके बाद अगला है हमारा जल संसाधन का महत्व हमें बताना है। देखिए, जल संसाधन मानव, पौधों और जंतुओं में अस्तित्व तथा उनके जीवित रहने के लिए अत्यावश्यक है। पानी बिन सब सून। मानव को घरेलू कार्यों जैसे पानी पीने के लिए, खाने बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए आदि के लिए भी जल की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। सभी आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, पशुपालन, लोहा, इस्पात और कागज जैसे उद्योगों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जल को बिजली बनाने के काम में भी लाया जा सकता है। तो ये जल संसाधन का महत्व हो गया। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो हमारा टॉपिक है वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके उपाय लिखिए। वन्य प्राणी संरक्षण यानी कि वन में जो प्राणी होते हैं उनको हमें बचाना है, और ये क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं वो हमें बताना है। वन्य प्राणी प्रकृति की धरोहर हैं। इस प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तक ज्यों का त्यों पहुँचाना प्रत्येक नागरिक का धर्म और कर्तव्य है। दुर्लभ प्रजाति के जीवों की सुरक्षा के लिए ये हमें करना है, क्योंकि जो दुर्लभ प्रजाति के जीव हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में, अगर हम उनको संरक्षित नहीं करेंगे तो नाश हो जाएगा उनका, और आगे वाली पीढ़ियों को वो देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि कंगारू एक एग्जाम्पल है। पहले बहुत ज़्यादा कंगारू होते थे, लेकिन वो इस तरीके से नाश हुआ उनका कि वो सारे चले गए। अब हम सिर्फ पढ़ते ही हैं कंगारुओं के बारे में। इनकी प्रकृति में जैव की संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद वन्य जीव जंतुओं को उनके मूल प्राकृतिक स्वरूप में पनपने देने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण अनिवार्य है। तो हमारा संरक्षण इसलिए अनिवार्य है, हमने ये 4 पॉइंट दे दिए। उसके बाद अगला हमारा वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय क्या क्या हुए हैं, या फिर क्या क्या उपाय करने चाहिए। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना। देखिए, जो आवास होते हैं जहाँ पर वन्य जीव रहते हैं उनको हमें नियंत्रित करना है बिना हानि पहुंचाए। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना होगा। शिकार पूरी तरीके से वर्जित करने होंगे। वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करनी होगी। वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना होगा। वन्य जीवों के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु शिक्षा एवं जागरूकता का विकास करना होगा। तो ये हमारे वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय हो गए। उसके बाद अगला है हमारा कि सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किया गए प्रयास हमें बताने हैं, या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए गए वो हमें बताने हैं। तो सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की, जिसमें वनों के संबंध में नवीन नीति बनाई गई। इसकी 4 प्रमुख बातें थी। 1950 में एक नई वन नीति बनाई गई, उसके 4 प्रमुख पॉइंट थे। सबसे पहला, वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.33% कर दिया जाए। नए वनों को लगाया जाए। वनों को सुरक्षित कर किया जाए। वनों के संबंध में अनुसंधान किए जाएँ। तो ये हमारी 1950 में जो नई वन नीति आई थी उसके थ्रू हमें 4 पॉइंट मिले थे। सबसे पहला, वनों के क्षेत्रफल को 33.3% किया जाए। नए वनों को लगाया जाए। वनों को सुरक्षित किया जाए। वनों के संबंध में अनुसंधान किए जाएं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे। देखिए, 7 दिसंबर 1988 को एक और नवीन वन नीति आई, उसके भी कुछ उद्देश्य। सबसे पहला, पर्यावरण में स्थिरता लाना। दूसरा, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसे प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा करना। तीसरा, लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा वर्ष 1988 की घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की गई। सबसे पहले 1950 में एक योजना बनाई गई, उसके थ्रू 4 पॉइंट दिए गए। उसके बाद 1988 में एक योजना बनाई गई, उसके थ्रू 3 पॉइंट दिए गए। और 1988 में एक फिर से 1999 में एक फिर से योजना बनाई गई, जिसमें 20 वर्षीय राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की गई। तो ये हमारे सरकार के कार्य हो गए। उसके बाद वन विकास हेतु निम्न कार्य किए जा रहे हैं वो हमें बताने हैं। वन विकास हेतु कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं वो हमें बताने हैं। तो केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़ों व सूचना एकत्रित करना, यानी कि कितने पशु कौन से बचे हुए हैं, कितने जानवर बचे हुए हैं, वो सब एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना। उसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन, वनों में क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका पता लगाने हेतु 1971 में इस संगठन की स्थापना की गई। उसके बाद वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना, देहरादून में वनों से प्राप्त वस्तुओं तथा वनों के संबंध में अनुसंधान एवं शिक्षा देने के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया। उसके बाद क्राफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई।
राज्य सरकार के वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए 1965 में देहरादून में क्राफ्ट कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। वन महोत्सव वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया, जो प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है वन संरक्षण अधिनियम। 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित करके किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान निश्चित किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।